गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन में जो डिस्कस किया उसमें कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है? सर एक होमवर्क क्वेश्चन में डाउट है, मैं बस एक मिनट वो क्वेश्चन ओपन कर रही हूँ। कल अपनी डाउट क्लास भी है इवनिंग में 5:30 to 7। तो पहले हम सीक्वेंस एंड सीरीज जो अपना चैप्टर था उसके डाउट डिस्कस करेंगे और अगर टाइम बचेगा तो फिर अपन स्ट्रेट लाइन के डाउट्स ले लेंगे। हाँ बोलो डाउट तुम्हारा। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ICE 1। अच्छा जस्ट 1 मिनट। इन चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला? 1 में क्वेश्चन नंबर 2 2 ABC are points in xy plane such that this is AC equal to fruit theorem infinite number of such triangles। क्वेश्चन ने बोला कि AC is equal to 3BC। अगर हम पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स को x, y अज्यूम कर लेते हैं तो AC इक्वल्स टू 3 टाइम्स BC वाली कंडीशन लिखेंगे तो x और y में ओनली वन इक्वेशन आएगी, ठीक है, एंड वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, दैट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये जो मैंने बोला वो क्लियर हुआ क्या? बिकॉज यू नो जैसे एक सिंपल टर्म्स में बात करें कि अगर टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है 2x plus y equals to 5 and x plus 7y equals to 3। टू इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है तो हम x और y की वैल्यूज ही फाइंड कर सकते हैं, तो एक यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर ओनली वन इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है तो यहाँ पे हम x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, बिकॉज x को तुम कुछ भी पुट करोगे अकॉर्डिंगली हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। x को 1 पुट किया y कुछ मिल गया, x को 2 पुट किया y कुछ मिल गया। व्हेनेवर नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन दैट सिस्टम वुड हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सर यहाँ पे कुछ लाइंस को लेकर नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना लिखना है कि अगर दो वेरिएबल्स में आपके पास एक ही इक्वेशन है तो इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो चलो अपन स्ट्रेट लाइन के जो डाउट्स हैं और कल वाला जो अपना डाउट क्लास है उसमें डिस्कस करेंगे। अभी थ्योरी वाइज अगर तुम्हें कुछ पूछना है, जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ लिया था? एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर ली थी, स्लोप की बात कर ली थी, पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी कैसे चेक करते हैं ये डिस्कस किया था, और सबसे लास्ट में हमने इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स डिस्कस किया था, जिनमें से फर्स्ट 4 फॉर्म्स हमने नोट कर लिए थे। फर्स्ट फॉर्म वाज पॉइंट स्लोप फॉर्म, if line passes through point x1 y1 and slope of line is m, then equation of that line is y minus y1 is equal to m times x minus x1। Second form is 2 point form, if line passes through point x1 y1 and x2 y2, then equation of that line is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 times x माइनस x1। तो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया था कि ये जो है वो एक्चुअल में स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही है। थर्ड फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म,
तो इसके लिए अपने डिस्कस किया था कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो हम इंटरसेप्ट यूज करते हैं वो y इंटरसेप्ट है। तो इफ y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन इज c and slope of line is m, then equation of that line is y is equal to mx plus c. ठीक है। एंड फोर्थ फॉर्म जो हमने डिस्कस किया दैट इज डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। इफ x इंटरसेप्ट इज a and y intercept is b, then equation of line becomes x upon a plus y upon b is equal to 1। और ये यहां तक हमने डिस्कस किया था। जो ये वाले फॉर्म्स हैं इन पे हमने एक क्वेश्चन भी कर लिया था, बट अभी स्लोप इंटरसेप्ट एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पे भी क्वेश्चंस करने हैं। तो अभी तक का जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसमें कोई डाउट किसी को डिस्कस करना है तो बता दो। देखो ये हमने पहले भी कई बार बोला है और अब तो अपन ने एक चैप्टर कंप्लीट पढ़ भी लिया कि जब भी हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट होता है कि हमें सारा पॉइंट सारा कुछ समझ आए। कोई भी डाउट अगर बाय चांस रह जाएगा ना तो उस चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता। ठीक है। और मेनली डाउट जो है वो पढ़ते टाइम रिलेटिवली कम ही आते हैं, बट जब अपन होमवर्क करते हैं तो आते हैं। तो होमवर्क ऑलवेज प्रॉपर करो। प्रणव लास्ट पेज पे क्या लास्ट पेज ये अपना फर्स्ट ही पेज है और अभी अपन ने जस्ट ये बताया है कि अपन ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया। ओके, अब अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तुम लोग पहले ही बताओ बिना पेन चलाए इफ नहीं, पर तुम लोगों ने अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, ये क्वेश्चन नोट करो, इसका आंसर बोलना। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose slope is 2 and first question y intercept is -3, second question x intercept is 5। दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हार्डली 10 सेकंड का है। क्वेश्चन लिखने के बाद लेस देन 10 सेकंड में आंसर आ सकता है। ओनली दिशा ने आंसर दिया है। अभिमन्यु ऑलवेज राइट y इक्वल्स टू, इक्वेशन का मतलब कुछ लेफ्ट साइड में होना चाहिए कुछ राइट साइड में होना चाहिए, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। बट आंसर इज करेक्ट, y इज इक्वल टू 2x - 3। तो इन दिस केस वी कैन डायरेक्टली यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने अभी जस्ट डिस्कस भी किया कि जो इंटरसेप्ट वर्ड अपन यूज कर रहे हैं दैट इज y इंटरसेप्ट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। सेकेंड लाइन में x इंटरसेप्ट गिवन है तो वी कैन नॉट यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बिकॉज इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दैट इंटरसेप्ट इज y इंटरसेप्ट। मैंने अभी मैं 3 बार बोल दिया, तो एक बार अब बिल्कुल तुम्हें माइंड में बैठ जाना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो इंटरसेप्ट है दैट इज y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। तो सॉल्यूशन में फर्स्ट लाइन तो डायरेक्टली y इक्वल्स टू mx प्लस c की हेल्प से आंसर y इक्वल्स टू 2x - 3 आ जाएगा। यहाँ तो कुछ अपन को करना ही नहीं है। दिशा ने बोला है सेकंड का आंसर y इक्वल्स टू 2x - 10। अभिमन्यु ने y इक्वल्स टू 2x + 5 बोला था, बट अभिमन्यु 2x + 5 इज रॉन्ग। y इक्वल्स टू 2x - 10 इज करेक्ट। और ये करेक्ट कैसे है?
तो देखो ऐसा नहीं है कि सारे इंटरसेप्ट वर्ड अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है तो हमें वो सारे क्वेश्चंस को स्लोप इंटरसेप्ट या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से करना है, नहीं। हमें इंटरसेप्ट वर्ड का बेसिक मीनिंग समझना है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। मैं एक और बार वापस से बताता हूं कि इफ दीज आर एक्स एंड वाई एक्सेस और ये कोई लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस को 0,5 पॉइंट और नेगेटिव एक्स एक्सिस को -4,0 पॉइंट पे कट कर रही है फॉर एग्जांपल, तो दिस लाइन हैज एक्स इंटरसेप्ट एज -4 एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन इज +5। तो अब इसका कन्वर्स भी हम बोल सकते हैं। कन्वर्स क्या कि इफ y intercept of a line is -3, that means that line is passing through 0, -3. If x intercept of a line is 5, that means that line is passing through 5, 0. तो क्वेश्चन ने बोला कि स्लोप तो 2 है एंड लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 5, 0। तो हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट वर्ड का यूज कैसे किया कि लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 5, 0। अब हमें एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, तो फिर हम पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो और लोग अब देखो आंसर बताओ। नाउ वी हैव टू यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ओ हाँ करेक्ट, ओके करेक्ट। अभिमन्यु और दिशा ने जो आंसर बोला है वो करेक्ट है। तो इन दिस केस इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 is equal to slope is 2 m times x minus x1. So this becomes y equal to 2x minus 10. ठीक है। अगर तुमसे ये बोला जाए find equation of a line making equal intercepts on coordinate axis and passing through point 3,5. Find equation of a line making equal intercepts on coordinate axis, that is both x and y intercepts are equal. दिशा कैलकुलेशन मिस्टेक है कुछ। 5 + 3 8 होता है। The point is 3,5. तो अब इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे। क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो है वो बोला है क्वेश्चन ने कि दिस लाइन इज मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि क्वेश्चन ने हमें जो x और y इंटरसेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है। इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ x intercept and y intercept, then we will use double intercept form of the line. Correct answer है x plus y equals to 8. अब देखो, अब जैसे यही अपन को जो डाउट कंफ्यूजन है वो क्लियर करना है। वैभव ने जो बोला है वो 5x + 3y = 15। वैभव ने क्या मान के आंसर दिया कि x इंटरसेप्ट इज 3, y इंटरसेप्ट इज 5, बट ऐसा नहीं है।
तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम बोल देंगे बिल्कुल बेसिक मेथड से मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल ही बेसिक, कि लेट द लाइन बी x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 1। हमने लाइन को डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में क्यों एज्यूम किया, बिकॉज क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन था वो x और y इंटरसेप्ट से रिलेटेड था। इंफॉर्मेशन था क्या, कि बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। तो क्वेश्चन ने हमें बोला है कि a इज इक्वल टू b। अगर हमने इस लाइन में a इज इक्वल टू b पुट किया तो ये बन जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल्स टू 1, दैट इज x प्लस y इक्वल्स टू a। समझ आ गया, b की जगह पे a रख दिया तो लाइन बिकम्स x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन ने फिर आगे बोला है कि दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 3,5। तो 3,5 से पास कराया तो a की वैल्यू 8 आ गई। तो रिक्वायर्ड लाइन, a के प्लेस पे a का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो रिक्वायर्ड लाइन इज x प्लस y इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो अभिमन्यु ऋषा ने करेक्ट बोला था, बट इन दिस केस 3,5 से पास कर रही है तो इसका मतलब हमें x और y इंटरसेप्ट नहीं पता है, हमें ये पता है कि बस वो लाइन जो है वो 3,5 से पास कर रही है। अच्छा, ये अपन ने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक बार देखो, कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? सर एक बार वो वापस एक्सप्लेन कर सकते हो क्या, एक्स प्लस वाई वाला? यहाँ ये वाला पॉइंट, यस सर। यहाँ पे हमने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन को एज्यूम किया और फिर a इक्वल्स टू b रिप्लेस कर दिया। व्हाट डज इट मीन बाय इक्वल इंटरसेप्ट? जैसे हमने अभी बोला था कि ये लाइन है और ये मान लो 0,5 है और ये 0,-4 है, तो अभी इस लाइन का x इंटरसेप्ट -4 है और y इंटरसेप्ट 5 है। ठीक है, बट अगर कोई लाइन इस तरह से है कि दिस पॉइंट इज 4,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,4, तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट भी 4 है एंड y इंटरसेप्ट भी 4 है। दैट मींस बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। ठीक है, तो इन दिस लाइन हैज इक्वल इंटरसेप्ट। तो इन दिस केस हमने बोला कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 एंड क्वेश्चन ने बोला है कि बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। तो अगर दोनों इंटरसेप्ट्स इक्वल हैं तो हमने बोला कि x इंटरसेप्ट जिसको अपन ने a बोला है, y इंटरसेप्ट जिसको अपन ने b बोला है, इक्वल कर दिया और पुट किया तो ये बना x अपॉन a प्लस y अपॉन a इक्वल्स टू 1। b के प्लेस पे रख दिया, फिर एलसीएम लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें मिल गया x plus y equals to a. To find the value of a, we have used the second information, and which is कि line is passing through point 3,5. अभी क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट चीज इन दिस क्वेश्चन कि तुम लोग बता सकते हो क्या कि ये जो लाइन हमने फाइंड की है इसका स्लोप क्या है? -1। कैसे बताया? Sir, I changed it in the form of y equal to mx plus c. मतलब x को वो साइड लेके गए तो माइनस साइन आ गया। तो यहाँ पे because slope intercept form is this and in this particular form coefficient of x is slope. So first if we write this equation in this form, so this becomes y is equal to minus x plus 8. Therefore slope of this line is -1. ठीक है, अगर लाइन किसी भी पॉइंट से पास करे उससे पहले लाइन का इक्वेशन अगर बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, x प्लस वाई इक्वल्स टू a वाले फॉर्म में ही आएगा और x प्लस वाई इक्वल टू a ऑलवेज y इज इक्वल टू -x प्लस a ही बनेगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन विल ऑलवेज बी इक्वल टू -1। तो ये कौन सा सिचुएशन हो गया, ये मैं अब नोट कर देता हूं। नोट में क्या, slope of a line making equal intercepts
on coordinate axis is always equal to 1. Sorry, -1. Slope of a line, और सर ये सिचुएशन में -1 ही रहेगा, हाँ बिल्कुल -1 ही रहेगा ऑलवेज, मैंने ये नोट भी कर दिया है. x becomes negative on other side, करेक्ट. ओके, ठीक है. तो स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस is always equal to -1. We have अभी just discuss किया है अपन ने that intercepts are always with sign. x intercept -5 है या x intercept +5 है. These two are different things. तो अगर हम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करें तो मैं एक बार यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन करता हूँ. स्लोप ऑफ अ लाइन, देखो पॉइंट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन तो हमने जस्ट अभी डिस्कस कर ही लिया. पॉइंट नंबर 2 में पहले नोट कर रहा हूं, फिर अपन डिस्कस करेंगे. स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग इक्वल लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस is always equal to. अब तुम्हें बताना है क्या. एक बार तुम सोच के देखो कि स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है. स्लोप ऑफ अ लाइन मेकिंग इक्वल लेंथ्स ऑफ इंटरसेप्ट. फर्स्ट पार्ट में था मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, सेकंड पार्ट में है इक्वल लेंथ्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट नंबर. Either 1 or -1. करेक्ट. ओम -1 भी पॉसिबल है, तो द आंसर इज प्लस और -1. बिल्कुल +-1. और अगर ये जैसे हाँ ठीक है, ने और ओम ने करेक्ट बोला है. तो +-1 अब क्यों? बिकॉज पॉइंट नंबर 1 is also included in point number 2. Point number 1 itself is included in point number 2 because if intercepts are equal, then definitely their lengths are also equal. If both the intercepts, say first intercept is 5 and second one is also 5, that is x intercept is 5 and y intercept is also 5, तो उनका लेंथ भी 5 हो गया. If first x intercept is -5 and second y intercept is also -5, तो again length of those intercepts will be +5, क्योंकि लेंथ है तो अपन मॉड यूज कर लेंगे. लेकिन थर्ड सिचुएशन कि अगर x इंटरसेप्ट जो है वो -5 है और y इंटरसेप्ट +5 है, तो ये वाला केस फर्स्ट वाले पॉइंट में तो इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज बोथ द इंटरसेप्ट्स आर डिफरेंट, बट सेकंड पॉइंट में इंक्लूड हो जाएगा बिकॉज x इंटरसेप्ट का लेंथ भी +5 और y इंटरसेप्ट का लेंथ भी +5 लेंगे. ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब चेक करोगे तो स्लोप का जो वैल्यू है वो +1 आ जाएगा. तो -1 और +1 दोनों ही पॉसिबल है. कब? when when lengths of intercepts are equal. एक क्वेश्चन अपन नोट करते हैं. क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ a line whose which passes through
3,4 and find equation of a line which passes through 3,4 and sum of both the intercepts is 14. तो सबसे पहला पॉइंट इस क्वेश्चन में कि लाइन के जो हमने अभी तक 4 फॉर्म्स डिस्कस किए हैं उनमें से कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए, 2 पॉइंट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ऑप्शन ए 2 या पॉइंट स्लोप, बी 2 पॉइंट, सी स्लोप इंटरसेप्ट एंड डी डबल इंटरसेप्ट। तो हमें कौन सा फॉर्म यूज करना चाहिए? तो प्रणव ने बोला डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। और कोई? अभिमन्यु ने तो आंसर ही दिया है बट आंसर इनकरेक्ट है। अभिमन्यु, ये अगेन तुमने पहले वाली मिस्टेक की है कि लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 3,4। ये लाइन का x और y इंटरसेप्ट 3 और 4 नहीं है। ओम ने बोला है बी। बी वाला पॉइंट यूज करने के लिए ओम 2 पॉइंट्स शुड बी गिवन। तो यहाँ तो क्वेश्चन में ओनली एक ही पॉइंट बता रखा है, दूसरा पॉइंट तो है ही नहीं। दिशा ने बोला है डी, वेदांत ने बोला है बी। वेदांत और ओम देखो, अगर हमें 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करना है तो 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन मस्ट बी गिवन, बट इन दिस केस ओनली 1 पॉइंट इज गिवन, दैट इज 3,4। तो अपन बी का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में स्लोप गिवन होना चाहिए, स्लोप भी क्वेश्चन में नहीं बता रखा है। सिंस स्लोप नहीं बता रखा है तो ए और सी ऑप्शन भी यूज नहीं कर पाएंगे। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज कैसे करेंगे? बिकॉज क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन है वो दोनों इंटरसेप्ट के लिए है। क्वेश्चन ने जो बात की है ये इसमें बोला है कि बोथ सम ऑफ बोथ द इंटरसेप्ट, तो हमने वही शुरू किया कि लेट द लाइन बी। Sir, we can take x intercept as a and y intercept as 14 minus a. हाँ ठीक है। एक बार सभी लोग देखो, मैंने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो लिखे हैं वो कौन सी इंफॉर्मेशन का यूज करके लिखे हैं? आंसर बोला गया x प्लस वाई। अभी ये वाला आंसर x प्लस वाई इक्वल टू 7 करेक्ट है, बट एक और आंसर आएगा। इस क्वेश्चन के 2 आंसर्स आते हैं। बोथ 7 ना ना ना, बोथ द, क्यों? सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 14। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक इंटरसेप्ट 5 यूनिट का है और दूसरा इंटरसेप्ट 9 यूनिट का है, ऐसा भी तो हो सकता है। एक इंटरसेप्ट 13 यूनिट का है, सेकंड इंटरसेप्ट 1 यूनिट का, ऐसा भी हो सकता है। तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि बोथ द इंटरसेप्ट आर 7 7। अब वो सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा वो अपने आप आएगा। प्रणव ने बोला 7,0 7,0 क्या चीज है प्रणव? ओके, मेरा क्वेश्चन था कि हमने ये दोनों इक्वेशंस कैसे लिखी हैं ये समझना है। जिनको ये इक्वेशन समझ आ गई वो इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लो। ओके, तुमने नहीं, पर 7,0 तो गलत है अगर ए और बी की वैल्यूज है तो
तो ये इक्वेशन हमने लिखी कैसे? क्वेश्चन है वो हमने लाइन की इक्वेशन को ये एज्यूम किया, इस लाइन में हमने x इंटरसेप्ट को a लिया, y इंटरसेप्ट को b लिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि सम ऑफ बोथ द इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 14, तो दैट मींस a प्लस b इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन ने बोला कि दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 3,4, तो हमने यहाँ पे इस लाइन को 3,4 से पास कराया। पास कराने का मीनिंग क्या हुआ कि x के प्लेस पे x कोऑर्डिनेट और y के प्लेस पे y कोऑर्डिनेट को रिप्लेस कर दिया, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे। जो 7,9 बोला गया, बट 7,9 भी नहीं आता है। 7,9 अगर तुमने a या b का वैल्यू बोला है तो वो नहीं आता है। सॉल्व करने के लिए क्या है कि इसका एलसीएम लिया, दिस बिकम्स 3b प्लस 4a इक्वल्स टू ab। इक्वेशन नंबर 1 से b इज इक्वल टू 14 माइनस a रिप्लेस किया, और मल्टीप्लाई करके a में एक क्वाड्रेटिक बना ली। अभी तुम लोगों की चीज क्लियर होगी कि a माइनस 6 इंटू a माइनस 7 इज इक्वल टू 0 मीन्स आइदर a इज इक्वल टू 6 और a इक्वल्स टू 7। तो हम बोल रहे हैं कि या तो ये वाला केस होगा या फिर ये वाला केस होगा। दैट मीन्स या तो ये वाला आंसर अपन बोल सकते हैं या फिर सेकंड जो आंसर आएगा। तो इन दिस केस a इज इक्वल टू 6 को यहां पुट किया तो b का वैल्यू 8 आ रहा है। a और b दोनों मिल गए, इन वैल्यूज को यहां पुट किया तो इक्वेशन ऑफ लाइन x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। एलसीएम लेके अगर सिंपलीफाई करोगे तो ये बन जाएगा 4x प्लस 3y। ओके, ये आंसर किसी ने पहले दिया था, फिर तो करेक्ट आंसर है ये। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ये। And in this case, equation of in this case b also 7. So equation of line is x upon 7 plus y upon 7 is equal to दोनों तुमने अभिमन्यु ने जो आंसर दिए थे ना पहले, दोनों करेक्ट हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया था और 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 दिया था, दोनों करेक्ट है अभिमन्यु तुम्हारे आंसर। तो ये 49 क्या चीज है? तो ये अभी कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो अब एक बार ओके देख लो, कोई चीज अगर किसी को डिस्कस करनी है तो हमने ये जो 2 इक्वेशंस बनाई हैं इनको हम स्टेप 1 बोल देते हैं। इनकी कैलकुलेशन करना, ये सारा पार्ट स्टेप 2 में है। फिर कैलकुलेशन करने के बाद फर्स्ट लाइन का आंसर फाइंड करना स्टेप 3 है, एंड सेकंड लाइन का आंसर फाइंड करना स्टेप 4 है। तो इफ यू वांट टू आस्क एनी स्टेप्स लेट मी नो। और ये देखो पूरा सॉल्यूशन क्लियर है ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। स्टेप 3 में ये कि हमने इस इक्वेशन सॉल्व किया तो a का वैल्यू जो है वो 6 आ गया। a का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस किया तो a इक्वल टू 6 पुट करने से b की वैल्यू 8 आ रही है। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो तो भी b की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? कहीं भी पुट कर सकते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। a और b की वैल्यूज मिल गई तो हमने a और b के प्लेस पे इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी तो इक्वेशन बिकम्स x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम ले लिया
और सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये इस तरह से बन जाता है 4x + 3y = 24। 6 और 8 का एलसीएम 24 आ रहा है। हाँ 4 में सेम बिल्कुल, स्टेप 4 में भी बिल्कुल सेम ही करना है। ठीक है, तो स्टेप 4 में यानी कि सेकंड लाइन का सेकंड इक्वेशन फाइंड करने के लिए जब a 7 आ गया तो उसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी पुट किया तो b का वैल्यू 7 आ जाएगा और फिर a और b का वैल्यू यहाँ पुट किया तो x/7 + y/7 = 1, दैट इज x + y = 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 2x - 3y = 5 in slope intercept form। ऑल्दो जेई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका भी थोड़ा सा आगे यूज आएगा, इसलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम लोग कर लो और इसका आंसर लिख लो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस लाइन को हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बस लिखना है। and slope intercept form is y is equal to mx plus c। तो तुम्हें लिखा होगा सबसे पहले क्या करना होता है कि y वाला टर्म को सेपरेट कर लो और रिमेनिंग सारा सेम साइड में ट्रांसफर कर दो, तो ये बन जाएगा 3y is equal to 2x - 5। ठीक, और उसके बाद y का कोफिशिएंट 1 बना लो, तो ये बन जाएगा y is equal to 2/3x - 5/3। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का बेनिफिट क्या होता है? एक तो क्वेश्चन यही बोल दे, वो रेयरली ही कुछ है, बट बोल सकता है कि दिस लाइन कैन बी रिटन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एज फॉलो, और फिर 4 ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे जनरली पूछते नहीं है, बट मान लो पूछ लिया तो अपन इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड चीज कि अगर हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो हम डायरेक्टली x के कोफिशिएंट से स्लोप और जो कांस्टेंट है उसकी हेल्प से y इंटरसेप्ट बता सकते हैं विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशन। तो इन दिस केस स्लोप ऑफ लाइन इज 2/3 and y-intercept of that line is -5/3। ठीक है, ये तो हमने अभी इस मेथड से बोला, बट अभी क्वेश्चन ने ये बोला होता कि फाइंड y-intercept of this line डायरेक्टली, फाइंड y-intercept of this line। तो एक मेथड तो ये हुआ कि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तब जाके y-intercept बताया। हम ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्टली y-intercept फाइंड करने के लिए कि जो लाइन गिवन है ना, to find y-intercept, put x equal to 0. To find y-intercept, put x equal to 0. x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू देखो -5/3 आ रहा है, जो पहले आया था वो सेम आ रहा है। और सिमिलरली अगर हमें कभी x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो हम y को 0 पुट कर देंगे। y को 0 पुट किया तो x का वैल्यू जो है लाइन की हेल्प से 5/2 आ रहा है, और 5/2 इन दिस केस क्या है? x इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो अगर हमें x इंटरसेप्ट चाहिए तो हम y को 0 पुट करेंगे, और अगर अपन को y इंटरसेप्ट चाहिए तो हम x को 0 पुट कर देंगे। अब हम लाइन का जो हमने वेरियस फॉर्म में इक्वेशंस की अपन बात कर रहे थे उसमें फर्स्ट 4 फॉर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 5th फॉर्म इज डिटरमिनेंट फॉर्म। इसका कोई खास एप्लीकेशन नहीं है, जेई ज्यादा पूछता भी नहीं है, बस पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लाइन की इक्वेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, तो जस्ट एक इंफॉर्मेशन है।
equation of a line passing through points x1 y1 and x2 y2 can be written as और इसका एक्सप्लेनेशन जब अपन लोकस की बात करेंगे इसके बाद तो उससे इजीली समझ आ जाता है। तो अभी बस ये नोट कर लो कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म which is passing through point x1 y1 and x2 y2 is this determinant of x y1 x1 y1 1 x2 y2 1। नोट कर लिया, आगे बढ़े। No, sir. Now Yes, sir. Done. point number 6 is normal form of a line। normal form ये तो एक्स वाई प्लेन है, ये कोई लाइन है और ये ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर है। इस पॉइंट को हम कैपिटल पी, ये कैपिटल ओ ओरिजिन है, दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है और वो इक्वेशन अगर इफ दिस एंगल is alpha and OP distance is small p, then equation of this line is x cos alpha plus y sin alpha equals to p। चलो कोई वाला सिंबल तो समझ आता है ना, परपेंडिकुलर का सिंबल है। तो द लास्ट पेज में भी तो कुछ नोट करना है क्या? एक बार क्विकली नोट करो लास्ट पेज में ये। तो P is foot of perpendicular from origin to line AB and OP makes an angle alpha with positive x-axis। तो ये तो डायग्राम मैंने बनाया था, इसमें एक्सप्लेनेशन इसका लिख दिया कि यहाँ पे P क्या है, अल्फा क्या है, और ये जो इक्वेशन है ये AB लाइन की इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ लाइन AB इज x cos alpha plus y sin alpha equals to P। ठीक है, अब ये तो पॉइंट हो गया। अब तुम्हें इस पॉइंट को प्रूव करना है कि ये लाइन की इक्वेशन x cos alpha plus y sin alpha equals to P कैसे आई। ऑल्दो एग्जाम में कोई यूज नहीं आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन अपना हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो अगर क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन ये गिवन है
और हमें ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड करो। तो एक बार तुम लोग ट्राई करो कि ये इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होगा। बिफोर दैट ये सारा कुछ नोट कर लेना। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम जिस लाइन की इक्वेशन चाहिए ए बी लाइन, उस लाइन का x और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे। इन दिस केस x इंटरसेप्ट OA है एंड y इंटरसेप्ट OB है। तो हम OA और OB जो लेंथ्स हैं उनको फाइंड कर लेंगे। और अगर हमें दोनों इंटरसेप्ट मिल गए तो हम लाइन की इक्वेशन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से लिख सकते हैं। तुम लोग बता सकते हो क्या कि इन टर्म्स ऑफ, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये this distance is p, OP distance is p and this angle is alpha. तो OA distance in terms of small p and alpha, sin alpha, cos alpha, tan alpha, क्या जो भी है, क्या बनेगा? OA distance in terms of p and कोई सा भी trigonometric ratio of alpha। cos alpha. नहीं तो p cos alpha या p upon cos alpha या क्या? P times cos alpha. Okay, options are like this, that OA distance is equal to p cos alpha, p upon cos alpha, p sin alpha, p upon sin alpha. Option A, option B, option C, option D. P cos alpha. P cos alpha. और लोग भी बताओ। प्रणव ने बोला P upon cos alpha. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तुमने डिस्कस किया होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPA, in right angle triangle OPA, which side is hypotenuse? OA side। समझ आ रहा है? P upon cos alpha आएगा because PA नहीं OA। हाँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट P पे राइट एंगल बन रहा है ना, तो OA इज हाइपोटेनियस। तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, यानी कि OA cos alpha is equal to P. That means OA is equal to P upon cos alpha। ठीक है, अभी क्लियर है? OA cos alpha is equal to P बनेगा। That means, या यूं बोल लो कि cos alpha is equal to base in this case P है और hypotenuse in this case OA है। तो OA is equal to P upon cos alpha बनेगा। चलो ये ठीक है। अब तुम लोग मुझे OB डिस्टेंस बताओ सिमिलरली P एंड अल्फा के टर्म्स में। अगेन वही 4 ऑप्शंस थे, P upon cos alpha, P cos alpha, P upon sin alpha, P sin alpha। OB डिस्टेंस P upon sin alpha, this is correct। OB distance is P upon sin alpha। अगर हमें OA और OB मिल गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में x upon x intercept, y upon y intercept equals to 1, x upon a plus y upon b equals to 1। इसमें से इस p को तो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस और सॉरी सेक और कॉस को साइन और कॉस की टर्म में लिख लिया कोसेक को, तो ये बन जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। जो हमने अभी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा वो उस फॉर्मूला का डेरिवेशन इस तरह से है कि हमने बोथ द इंटरसेप्ट्स x इंटरसेप्ट एज वेल एज y इंटरसेप्ट फाइंड किए और फिर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करके लाइन की इक्वेशन बना दी। और अब लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हें बताना है कि इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है। cot अल्फा नहीं, माइनस cot अल्फा। माइनस कॉट अल्फा। और लोग देखो माइनस कॉट अल्फा स्लोप आ रहा है और वो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लो और उससे कंपेयर कर लो, तो स्लोप इन दिस केस माइनस कॉट अल्फा आ जाएगा। बट अगेन ये जो है जस्ट एक क्वेश्चन है, एग्जाम में इस डेरिवेशन का कोई खास यूज नहीं है। इनफैक्ट नॉर्मल फॉर्म का भी अगेन एग्जाम में कोई खास यूज नहीं है। हमने जो अभी इससे पहले जो क्वेश्चंस किए हैं, जो लास्ट 4 फॉर्म्स क्लास में हमने कल क्लास में डिस्कस कर लिए थे, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, इनका ही एप्लीकेशन ज्यादा है। अभी हमने डिस्कस किया डिटरमिनेंट फॉर्म, कोई एप्लीकेशन नहीं है, बस पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन में कोई डिटरमिनेंट फॉर्म में आंसर गिवन है तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। नॉर्मल फॉर्म अभी मैं इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, ओनली वही एप्लीकेशन है, तो एक बार यहां तक कंप्लीट नोट कर लो। सर परपेंडिकुलर लाइंस का एक प्रॉपर्टी है दैट देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स, हम इसलिए माइनस cot अल्फा बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अपन ने ऑल्दो वो प्रॉपर्टी भी डिस्कस नहीं की है, बट अगर पता है तो हम बता सकते हैं। टोटल कितने फॉर्म्स हैं अभी? 2 मोर फॉर्म्स आर रिमेनिंग, पॉइंट नंबर 1 to 4, पॉइंट नंबर 5 और 6 अभी डिस्कस किया। पहले एक बार 6 का एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि 6 का कोई खास यूज नहीं है। तो क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही है कि राइट √3x प्लस y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म। अब नॉर्मल फॉर्म ने भी क्या नोट किया था कि x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो सबसे पहला स्टेप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कि हम कांस्टेंट जो है उसको राइट साइड में ले जाएंगे इक्वल्स टू p। तो सबसे पहले हम इस p को बना लेंगे और इस p को बनाने के लिए हमने बोला कि √3x प्लस y इक्वल टू -5। बट हमने कहा कि जो p है नॉर्मल फॉर्म में, ये 0,0 से उस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है और लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो इस नंबर को हमें पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सर सबसे cos 30 times x plus sin 30 times y is equal to 5/2। नहीं, cos 30 तुमने बोला राइट, cos Yes 30 तो sir। पॉजिटिव होता है, यहाँ पे तो माइनस साइन आ रहा है ना। तो इन दिस केस सबसे पहले हमने 5 को पॉजिटिव बना लिया। उसके बाद मेथड, उसका स्टेप है कि x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं, x का कोफिशिएंट -√3 और y का कोफिशिएंट इन दिस केस -1, तो उनके स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड कर लो, दैट इज √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो। a x का कोफिशिएंट है और b y का कोफिशिएंट है, तो इन दिस केस √a² प्लस b² का जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो हमने 2 से डिवाइड किया, तो दिस बिकम्स -√3/2x -1/2y इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, अब हमारा फॉर्म है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। तो ऑल्दो प्लस में है और यहाँ पे माइनस भी आ रहा है, पहले हम मान लो पॉजिटिव की बात करें, तो बताना कौन सा अल्फा ऐसा होगा जिसके लिए cos अल्फा का वैल्यू √3/2 एंड sin अल्फा का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। बोलो अल्फा 30 डिग्री, दैट इज π/6। तो यहाँ पे तो हमने
अल्फा को एक एक्यूट एंगल ले लिया जिससे कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि एक्चुअल में हमें कौन सा साइन चाहिए। अगर पॉइंट इज कि अगर हमें प्लस प्लस ही चाहिए, प्लस प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो हमें थीटा को थीटा ही यूज कर लेना है, तो हमें यहाँ पे यही वाला एंगल यूज कर लेना है। अगर मान लो x का कोफिशिएंट पॉजिटिव और y का कोफिशिएंट नेगेटिव होता, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? x पॉजिटिव y फोर्थ नेगेटिव। क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो हम थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर जाना है तो हम थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे। एंड अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो हम थीटा को पाई प्लस थीटा से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ये समझ भी आ रहा होगा कि जैसे अगर कोई एक्यूट एंगल थीटा यहाँ पे है तो माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, ठीक है। पाई माइनस थीटा, ये वाला एंगल इज नाउ पाई माइनस थीटा विच लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, एंड पाई प्लस थीटा ये अब यहां से मेजर कर रहे हैं विच इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने कहा कि अगर x और y दोनों के कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं तो हम थीटा को जो यहाँ पे हमने फाइंड किया है वो एज इट इज यूज कर लेंगे। इफ x इज नेगेटिव, सॉरी x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, थीटा के प्लेस पे माइनस थीटा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, थीटा के प्लेस पे पाई माइनस थीटा, एंड बोथ आर नेगेटिव तो थीटा के प्लेस पे पाई प्लस थीटा। तो इन दिस केस अपन क्या बोलेंगे कि x cos पाई प्लस थीटा प्लस y sin पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 5/2। ये हमारा फाइनल आंसर है। नॉर्मल फॉर्म में आंसर को लिखने के लिए हमें x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, इस फॉर्म में आंसर लिखना होता है where p is always positive number on right hand side and x और y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें पॉजिटिव का cos और sin आना चाहिए विद सेम एंगल अल्फा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो एक बार तुम ये सारा नोट करो। और इस लाइन को कन्वर्ट करो नॉर्मल फॉर्म में। फाइव बाई सिक्स क्यों किया था? क्योंकि हमने कहा कि x का कोफिशिएंट मैग्नीट्यूड वाइज √3/2 आ रहा था और y का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 आ रहा था मैग्नीट्यूड वाइज। तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में x का कोफिशिएंट cos अल्फा होता है और y का कोफिशिएंट sin अल्फा होता है। तो हमने x के कोफिशिएंट को cos अल्फा के इक्वल कर दिया और y के कोफिशिएंट को sin अल्फा के इक्वल, तो यहां से π/6 आया। क्लियर है क्या प्रणव? तो इन दिस केस p पॉजिटिव बनाना है, राइट हैंड साइड में बनाना है, वो ऑलरेडी हो रखा है। फिर सेकंड स्टेप क्या कि a² + b² के रूट से डिवाइड करना है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या कि हम ये एक्यूट एंगल थीटा पहले डिसाइड करेंगे। तो x का कोफिशिएंट, तो इसका मतलब कि थीटा की वैल्यू π/3 हो गई। फिर ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? x पॉजिटिव y नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा के प्लेस पे क्या यूज करते हैं? माइनस थीटा। माइनस थीटा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x cos माइनस π/3 प्लस y sin माइनस π/3
इक्वल्स टू 5/2। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। और अब एक लास्ट बात कि अगर तुमसे ये बोला जाए कि इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आंसर बोलो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम ओरिजिन। एक बार देखना, हमने ये डायग्राम बनाया था और ये लाइन जो व्हाइट में लाइन ए बी बना रखी है उसकी इक्वेशन ये लिखी थी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, पी यूनिट। तो यानी कि राइट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद राइट साइड में जो नंबर आ रहा है वो ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। अच्छा, कई लोगों ने आंसर दे भी दिया है, ओके करेक्ट। तो ये जो 5/2 है वो वेदांत ने दिया था, प्रणव ने 5 दिया था, पर 5 इज रॉन्ग, पी करेक्ट है, दैट इज 5/2। तो इन दिस केस अगर क्वेश्चन है फर्दर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है तो हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x minus √3y equal to 5 from origin is equal to 5/2। हाँ ऑब्वियसली 2.5 5/2 सेम है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्म का बस इतना ही एप्लीकेशन है और बिल्कुल भी एप्लीकेशन नहीं है। नेक्स्ट फॉर्म इज वेरी सिंपल, जनरल फॉर्म। ये नोट कर लिया, नेक्स्ट कर दूं। फॉर्म नंबर 7। जनरल फॉर्म कुछ नहीं है। जनरल फॉर्म का मतलब क्या कि x और y में कोई भी एक लीनियर रिलेशन अगर लिखा है दैट मींस वो एक लाइन की इक्वेशन है। लीनियर रिलेशन का मतलब कि उसमें x की पावर भी मैक्सिमम 1 आनी चाहिए और y की पावर भी मैक्सिमम 1 आनी चाहिए। x नहीं आएगा तो भी चलेगा, y नहीं आएगा तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट एक तो आना चाहिए। ठीक है, तो x और y में कोई सा भी, बिकॉज ऐसे मान लो ऐसे लिखा है 2x इज इक्वल टू 5, तो ये भी एक लाइन की इक्वेशन है। ये 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल टू 0 इस वाले फॉर्म में अपन लिख सकते हैं। तो y का कोफिशिएंट 0 हो गया, तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -5 हो गया उस वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो x और y में कोई भी लीनियर रिलेशन अगर है तो वो एक लाइन की इक्वेशन है। ये लाइन का जनरल फॉर्म है। स्लोप ऑफ दिस लाइन बोलो इन टर्म्स ऑफ ABC। ये कंप्लीट करो तीनों क्वेश्चन। नहीं, A/B नहीं है ओजस। Write slope x and y intercept of these lines. No, Vedant, minus b by a minus b/a भी नहीं है। sorry minus a upon b। हाँ, और ये हमने स्लोप कैसे फाइंड किया, हमने जो भी डिस्कस किया था कि इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c लिखा और फिर b से डिवाइड कर दिया। तो x का कोफिशिएंट इन दिस केस -a/b आ रहा है, तो ये स्लोप हो जाएगा। और अगर हमें डायरेक्टली इस चीज को अब आगे से ध्यान रखना है तो अगर कोई लाइन जनरल फॉर्म में गिवन है तो स्लोप ऑफ दैट लाइन इज माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, x इंटरसेप्ट के लिए हमने अभी बोला कि पुट y इक्वल टू 0 और हमने जब y को 0 पुट किया तो x का आंसर -c/a आ रहा है।
y इंटरसेप्ट ऑल्दो अपन यहां से डायरेक्टली माइनस c अपॉन b बोल सकते हैं, लेकिन एक x इंटरसेप्ट की तरह ही मेथड क्या कि फॉर x इंटरसेप्ट नहीं, इन दिस केस y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0, x को 0 पुट किया तो y का वैल्यू माइनस c अपॉन b आ रहा है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, x इंटरसेप्ट इज माइनस c अपॉन a। बट अपन को ये याद नहीं रखने हैं, हमें ये याद रखने हैं कि for x intercept we have to put y0 and for y intercept we have to put x0। ठीक है, ये है जनरल फॉर्म। एंड लास्ट वन इज पैरामेट्रिक फॉर्म। पर पैरामेट्रिक फॉर्म नोट कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन, find coordinates of a point which lies at a distance of 2 root 2 units from 2, 3 and lies on x plus y equal to 5। ठीक है, अभी मैंने जो डेटा लिया है उसमें ये वाला पॉइंट जो है वो इसी लाइन पे लाई कर रहा है। नहीं भी करेगा तो भी मैं जो भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो सेम ही सॉल्यूशन होगा। मैंने ऐसा क्यों लिया कि कर रहा है वो मैं भी आगे डिस्कस करूंगा। बट अगर पॉइंट 2,3 की जगह कुछ भी और होता ना, तो फिर अपन जो मेथड 1 में बता रहा हूँ उस मेथड को किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लाइन है, उस लाइन पे एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 है। लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। तो इस लाइन से 2 रूट 2 यूनिट डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट है, लेट्स से वो वाला पॉइंट P है, तो हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो जब भी हमें किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो इसका मतलब कि पॉइंट P को हमने x, y ले लिया। x और y दो वेरिएबल हैं, तो हमें दो इक्वेशंस बनानी होंगी x और y में। तुम लोग देखो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो टू इक्वेशंस क्या बनेंगी। अगर अच्छा x y सिंस अपन वेरिएबल को यूज करते हैं तो ऐसा करो तुम लोग P वाले पॉइंट को कुछ a, b ले लो। तो a और b दो अननोन है, तो a और b फाइंड करने के लिए वो टू इक्वेशंस क्या बनानी है तुम लोग देखो। हाँ, टू आंसर्स आएंगे इस क्वेश्चन के। we can find by using distance formula as well as second equation is that this point is lying on this line x plus y equals to 5, correct।
तो फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला एंड सेकंड इक्वेशन बाय यूजिंग दैट दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन x plus y is equal to 5. तो आंसर बताना मुझे. किसी ने हाँ 2 सॉल्यूशंस होंगे, बिल्कुल करेक्ट है. और ये ज्योमेट्रिकल भी थोड़ा देखो समझ आता है क्या, और कैलकुलेशन भी तो करो. एक्चुअली इस क्वेश्चन का पर्पस ही ये है कि जब अपन इस क्वेश्चन को जो अपना अभी मैंने जो मेथड डिस्कस किया, चलो मैं एक बार बताता हूँ कि करना क्या है, फिर आगे बात करते हैं. ओजस ने बोला 0.5 एंड 7 - 2. मेरे पास आंसर तो नहीं है, बट कोई और कंफर्म करो अगर यही सेम आंसर आ रहा है क्या. जिनको अभी क्लिक नहीं किया कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या करना है, उनके वो देखना. एक बार ढंग से बेसिक से मैं बता रहा हूँ. व्हाट कि जो क्वेश्चन ने बोला कि हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हमने उस पॉइंट को a, b मान लिया. ठीक है. फिर क्वेश्चन ने बोला कि इस पॉइंट की साथ कंडीशन ये है कि ये 2, 3 पॉइंट से 2√2 यूनिट डिस्टेंस पे है, यानी कि AP डिस्टेंस इज 2√2 यूनिट. तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू a - 2 होल स्क्वायर प्लस b - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8. तो ये a एंड b में इक्वेशन नंबर 1 आ गई. a - 2 होल स्क्वायर प्लस b - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8. आगे बोल रखा है कि दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन द लाइन x plus y equal to 5. जब भी एक पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा. दैट मींस a plus b is equal to 5. ठीक है. अब अपन को ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है. मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जा रहा हूँ, यहाँ तक जो नोट करना है नोट कर लो क्विकली. और ओजस ने जो आंसर दिया है, कोई और भी कंफर्म करो कि अपन चेक करें तो हो जाएगा 4 और 5. 4 7 - 2 कितना होता है 5 और -2. ओजस 0,5 तो ठीक है, 7, -2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा.
तो इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन तो थी a माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस b माइनस 8 होल स्क्वायर, b माइनस 3 होल स्क्वायर, और सेकंड इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो b का वैल्यू 5 माइनस a पुट किया, 5 माइनस a माइनस 3 यानी कि 2 माइनस a। इस तरह से अपने दो आंसर्स आ रहे हैं। ये हमने दो इक्वेशंस बनाई थी और फिर इन दोनों को सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड की, b को एलिमिनेट करके a के टू आंसर 0 और 4 आ गए, पुट करके ये नंबर 5 लिखा हुआ है। करस्पॉन्डिंग b के आंसर्स फाइंड कर लिए यहाँ पुट करके, बिकॉज ये इक्वेशन सिंपल है। ठीक है, अब तो ये तो हमने मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया। एक बार सभी लोग आप ये सोच के देखो कि ज्योमेट्रिकली भी दो आंसर्स आने चाहिए थे। क्यों आने चाहिए थे? बिकॉज क्वेश्चन ने बोला कि एक पॉइंट यहाँ पे है, इससे 2√2 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है, तो इससे 2√2 यूनिट डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ भी हो सकता है। तो एक ये वाला पॉइंट का आंसर आ रहा है, एक ये वाले पॉइंट का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये अभी अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो एक बार वापस देख लो पूरा सॉल्यूशन, कि हमने बोला कि क्वेश्चन एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोले हैं, पूछे तो हमने पॉइंट को a, b एज्यूम कर लिया। a और b की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए जितने अननोन उतने ही इक्वेशंस रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्वेश्चन ने बोला डिस्टेंस फॉर्मूले की टर्म्स में, सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन ने बोला कि लाइन पे लाई कर रहा है। तो हमने ये दोनों इक्वेशन बना ली और फिर नेक्स्ट में इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले a और फिर करस्पॉन्डिंग b की वैल्यूज फाइंड कर ली और हमारे दो आंसर्स आ गए। ठीक है, अब ये जो पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, इससे हम ये वाली जो कैलकुलेशन है उसको स्किप कर सकते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज मेनली टाइम बचाने के लिए भी है और एक अलग भी यूज है, पर पहले हम पैरामेट्रिक फॉर्म नोट कर लेते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये लिखो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, नोट कर लो एक बार। इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through a x1 y1 and has inclination as theta can be written as x minus x1 upon cos theta is equal to y minus y1 upon sin theta is equal to r. Here r is a parameter. ये जो हमने r लिया है यूज, that is a parameter. अब parameter क्या होता है अभी अपन डिस्कस करेंगे।
any point on this line can be taken as x1 plus r cos theta, comma y1 plus r sin theta. ठीक है, अब एक बार हम इस सारी चीजों को जो अपने लिखा है उसको समझ लेते हैं. मैं नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, नोट कर लिया सभी ने? ओके, देखो पैरामेट्रिक फॉर्म है क्या, बेसिक, कि अगर हमसे ये बोला जाए, अभी मैं बता रहा हूँ दिशा आर क्या है, अगर हमसे ये बोला जाए कि लाइन है 3x plus 2y इक्वल टू 5 और इस लाइन पे कोई एक फिक्स्ड पॉइंट, तुम बताना इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक फिक्स्ड पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब कि लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो एनी वन फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस लाइन अगर कभी लेना होगा तो क्या एज्यूम कर सकते हैं? देखो 1,1 दिशा ने बोला, सबको समझ आता है कि 1,1 इज सेटिस्फाइंग दिस गिवन लाइन. ठीक है, कोई और पॉइंट बोला जाए तो मान लो हमने x को 0 पुट किया, तो देखो y का जो वैल्यू है वो 5/2 आ रहा है, तो 0,5/2 भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है. x की वैल्यू को हमने 1 पुट किया तो 1 तो ले लिया अपन ने, x की वैल्यू को हमने -3 पुट किया तो y की जो वैल्यू है 3 × 3 9 + 5 14 -3,7 आ रहा है. x को हम अपनी मर्जी से कोई सा भी नंबर पुट कर लो, तो x को हमने कुछ भी पुट किया उसके करस्पॉन्डिंग लाइन की हेल्प से हमें y मिल जाएगा. तो अगर हमने देखो x को अगर 0 पुट किया तो y का वैल्यू 5/2 समझ आ रहा है. या फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं कि हम x को ही पुट करें, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने y को पुट कर लिया, मान लो y को 3 पुट कर लिया, तो बताना x का वैल्यू क्या आ रहा है? अगर y को 3 पुट किया तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ. ओजस ने बोला -1/3. तो ये हम जो, हाँ ठीक है, तो ये जो हमने अलग अलग 3-4 पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं. अगर हम, ये तो हमने बोला फिक्स्ड पॉइंट, अगर हम इस लाइन पे लाई करने वाला कोई सा भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लें, तो हमने कहा कि चलो x को a पुट कर लेते हैं, बजाय कोई नंबर के x को a पुट कर लेते हैं, तो हम y को लाइन की हेल्प से 5 - 3a/2 यूज कर सकते हैं, या फिर y को b पुट कर लेते हैं, तो x को लाइन की हेल्प से 5 - 2b/3 यूज कर सकते हैं. तो ये जो हमने इन टर्म्स ऑफ a या इन टर्म्स ऑफ b पॉइंट लिया है, यहाँ पे ये अब एक वेरिएबल पॉइंट हो गया, यानी कि a की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम अलग अलग पॉइंट, जैसे तुम यहाँ पे a की जगह पे 1 पुट करोगे तो देखो ये नंबर अपने आप वैल्यू 1 दे देगा. a के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो ये है ना 5/2 बन जाएगा. a के प्लेस पे -3 पुट करोगे तो ये 7 बन जाएगा. ठीक है, वैसे यहाँ पे भी है. तो ये तो है लाइन पे लाई करने वाले फिक्स्ड पॉइंट्स, ये हैं लाइन पे लाई करने वाले कोई से भी वेरिएबल पॉइंट्स. और अब यहाँ पे सिंस a एक वेरिएबल है तो हम बोलते हैं कि a इज अ पैरामीटर. तो पैरामीटर क्या होता है? एक वो नंबर जो अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकता है और जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम इस फॉर्म में ले सकते हैं. तो ये भी लाइन का एक पैरामेट्रिक फॉर्म, ये भी लाइन का एक पैरामेट्रिक फॉर्म है. ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन के बहुत सारे डिफरेंट पैरामेट्रिक फॉर्म हो सकते हैं, जिनमें से वन ऑफ द फॉर्म इज दिस, वन ऑफ द फॉर्म इज दिस. तो अगर क्वेश्चन कभी बोले कि एक लाइन पे एक पॉइंट लाई कर रहा है, हमने जैसे अभी क्वेश्चन भी किया था तो उसमें तो अपन ने पॉइंट को a, b कंसिडर किया था. a, b अगर कंसिडर किया तो हमें a और b फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशन बनानी पड़ी. अगर हम डायरेक्टली इस फॉर्म में एज्यूम कर लेते या फिर इस फॉर्म में एज्यूम कर लेते तो ओनली b यानी कि ओनली वन वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल एक इक्वेशन से काम चल जाता. ठीक है, अब ये तो हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म का बेसिक मीनिंग. अब हमने क्या किया कि इस लाइन पे लाई करने वाले कोई से भी एक वेरिएबल पॉइंट को इस वाली फॉर्म में लिखा. अब हमने कहा कि सिंस पॉइंट इज वेरिएबल तो पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा है, तो अभी जो मैंने बताया इसमें तो a जो है वो वेरिएबल था कि a की अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं. तो फिर इसमें क्या है, इसमें ये जो r है ना, r ये वेरिएबल है, हम r की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं.
और अभी इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि हेयर r इज अ पैरामीटर, तो r की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो कुछ अलग पॉइंट मिल जाएगा, r की वैल्यू को 5 पुट करोगे तो कुछ अलग पॉइंट मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये पूरा डेरिवेशन क्या है, अगर हमें क्वेश्चन ने बोला कि एक लाइन है जिसपे पॉइंट x1 y1 लाई कर रहा है और उस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है, तो इसका मतलब कि उस लाइन का जो स्लोप है वो tan थीटा हो गया। तो पॉइंट तो है x1 y1, स्लोप है tan थीटा, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 टाइम्स tan थीटा टाइम्स x माइनस x1 आ गई। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, इसको हमने y माइनस y1 इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा x माइनस x1 ऐसे लिखा। साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस बिकम्स y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन cos थीटा। तो ये जो 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है ना, उसी को ही सिंप्लीफाई करके बना लिया, बट पैरामेट्रिक फॉर्म में जाने के लिए एक्स्ट्रा क्या किया कि इसको फर्दर इक्वल टू r कर दिया। इसको फर्दर इक्वल टू r कर दिया। अब r करने से अगर हम अब इन दोनों को इक्वल करें, ये लिखा हुआ है x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू r। तो देखो x का जो वैल्यू है x1 प्लस r cos थीटा आ रहा है, ऐसे जब y वाला इक्वल करोगे तो y का वैल्यू y1 प्लस r sin थीटा आ जाएगा। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा इस तरह से ले सकते हैं। तो ये वाला पॉइंट ऑलवेज इस लाइन पे लाई कर रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर फॉर्मेट का यूज करने का कोई खास बेनिफिट तो होना चाहिए, वरना जबरदस्ती इतना लेंथी सा फॉर्मेट यूज करने का कोई मतलब तो है नहीं। इससे अच्छा तो हम वो वाला जो लिखा था ना अभी a,5 a-3 अपॉन कुछ भी जो भी था, ये यूज कर लेंगे, ये ज्यादा सिंपल है। ये तो बड़ा लेंथी सा लग रहा है, तो इसका पर्टिकुलर का बेनिफिट क्या है वो अगर अपन समझें तो ये जो पॉइंट है, अब मैं सारी चीज हटा देता हूं जो भी काम की नहीं है अभी। तुम मुझे इस पॉइंट की और जो ए पॉइंट लिया था इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूले से सॉल्व करके ए और टी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ रहा है। ए पता है और टी पता है, अरे क्या हो गया सबको। A is x1 y1, P is x1 plus r cos theta, comma y1 plus r sin theta। ओजस ने बोला है कब, बट अभी तक सिर्फ एक नहीं बोला है आज। और लोगों को क्या कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है, या कैलकुलेशन करना ही नहीं चाहते, या कैलकुलेशन होती ही नहीं है, कुछ तो परेशानी होगी। अगर अपन जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन की भी प्रिपरेशन करनी है। एग्जाम मैंने पहले भी कई बार डिस्कस किया है कि अगर तुम रियलाइज करोगे कि एग्जाम में हमें जो आता है एक्चुअल में हम वो भी परफॉर्म नहीं कर पाते, उसका मेन रीजन क्या है कि हम कई सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। और क्यों करते हैं? बिकॉज हमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हमें यार सर ऐड करना मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, आता सबको है, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मिस्टेक्स ज्यादा होंगे। वेदांत ने बोला x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, नहीं वेदांत आर आंसर इज करेक्ट, बट प्रॉपर्ली बोला जाए तो ये मॉड ऑफ आर आता है। कैसे आता है कि हम अगर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो x1 प्लस r cos थीटा माइनस x1
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इन दिस केस हो जाएगा y1 प्लस r साइन थीटा माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x1 से x1 कैंसिल, y1 से y1 कैंसिल, तो इस ब्रैकेट में ओनली r cos थीटा बचा जिसका स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, और सेकंड वाले ब्रैकेट में ओनली r sin थीटा बचा जिसकी स्क्वायरिंग करने के बाद ये आ गया। r स्क्वायर कॉमन लिया तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई, एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू मॉड ऑफ r, बिकॉज हमें ये नहीं पता ना कि r पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो रूट ओवर x स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू मॉड ऑफ x, तो AP डिस्टेंस मॉड ऑफ r आ जाता है, और यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी क्या है, मैं अब लास्ट डायग्राम में लेके जा रहा हूँ कि अभी तक जो अपन ने पैरामेट्रिक फॉर्म में डिस्कस किया वो सारा इसका एक्सप्लेनेशन था, बट अपने काम की जो बात है वो अब ढंग से सुनना। अगर मतलब अभी तक तुमने पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ भी नहीं समझा है तो भी चलेगा, बट अब मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं कि एक लाइन गिवन है, ये लाइन पॉइंट एक फिक्स पॉइंट है a x1 y1 उससे पास कर रही है, और इस लाइन का इंक्लिनेशन थीटा है। तो इस लाइन की इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r, और यहां से हम फर्स्ट और r को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू x1 प्लस r cos थीटा आ जाएगी, सेकंड और r को इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू y1 प्लस r sin थीटा आ जाएगी। तो ये जो x और y की वैल्यूज हैं इनसे जो ये पॉइंट बन रहा है P, इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे गिवन पॉइंट से मॉड ऑफ r यूनिट डिस्टेंस पे है। पॉइंट P जो है वो गिवन पॉइंट से मॉड ऑफ r यूनिट डिस्टेंस पे है, ये इस पॉइंट की प्रॉपर्टी है। तो अब इसका एप्लीकेशन क्या हुआ, इसका एप्लीकेशन समझने के लिए हम फर्दर एक लास्ट स्लाइड पे जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन ने देखो क्या बोला, इस वाले क्वेश्चन ने बोला कि इस लाइन पे पॉइंट P लाई कर रहा है जिसको अपन को फाइंड करना था, और वो इस वाले पॉइंट से 2√2 यूनिट डिस्टेंस पे है। अगर हम इस वाले पार्ट को पैरामेट्रिक फॉर्म से देखें तो उससे पहले उसके लिए तुम्हें ये बताना होगा कि इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप -1, इंक्लिनेशन कितना हो गया, if tan theta is equal to -1 then theta is equal to 135 degrees. 135 डिग्री, या फिर -45 डिग्री भी बोल सकते हो, 135 डिग्री इज आल्सो करेक्ट। बट अब इस क्वेश्चन को मैं, जो हमने अभी इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व किया और उसके बाद यहां सॉल्व किया, उस चीज को बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म, वही क्वेश्चन है, उसका मेथड 2 है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं अब, ठीक है। मेथड 2 कौन सा, लास्ट क्वेश्चन जो हमने बिफोर पैरामेट्रिक फॉर्म लिखा था। उसका मेथड 2 बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है। कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा तो था 135 डिग्री, तो इसका मतलब कि cos थीटा की वैल्यू -1/√2 और sin थीटा की वैल्यू +1/√2 आ गई, ठीक है। पॉइंट ए था, अभी मैं ये सारी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूं जो उस क्वेश्चन में गिवन थी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 2,3 थे या 3,2 थे, 2,3 थे, और जो डिस्टेंस क्वेश्चन है बोला उसको हम अब मॉड ऑफ r लिखेंगे, तो डिस्टेंस इज 2√2 यूनिट्स। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का हेल्प से हम डायरेक्टली पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस r cos थीटा y1 प्लस r sin थीटा लिख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट तो ओनली इंफॉर्मेशन का है, ठीक है। मैंने उसको क्वेश्चन को रिपीट कर दिया यहाँ पे इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हम पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करके डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। तो x1 y1 तो ये हो गया,
की वैल्यू, एक बार यहां से आर के दो आंसर्स आ रहे हैं, एक बार प्लस का 2√2 यूज करेंगे और एक बार माइनस का 2√2 यूज करेंगे। तो अगर हमने प्लस का 2√2 यूज किया तो आर के बाद cos थीटा लिखना है, cos थीटा की वैल्यू इज -1/√2। एंड sin थीटा की वैल्यू इज +1/√2। तो एक आंसर तो ये आ गया, और दूसरे आंसर में आर की जगह पे -2√2 यूज करेंगे। दूसरा आंसर ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो √2 कैंसिल, 2 - 2 0, √2 कैंसिल, 3 + 2 5। इन दिस केस √2 कैंसिल हुआ तो 2 + 2 4 एंड 3 - 2 1। तो अगर हमको पैरामेट्रिक फॉर्म पता है तो हम डायरेक्टली ही आंसर्स लिख सकते हैं, बस इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करने में कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, यही आंसर अपने पहले भी आए थे। तो अल्टीमेटली पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करना कब है और कैसे करना है, एक बार यहां तक जो मैंने लिखा है एक बार नोट कर लो, और एक बार पैरामेट्रिक फॉर्म वाला जो आर्टिकल है उसको भी एक बार अपने नोट से वापस से पढ़ लो, फिर मैं इसको वापस से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है कि स्टार्टिंग में जब अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा टफ लगता है, अभी तक तुमने भी रियलाइज किया होगा कि जितना सिंपल 2 पॉइंट फॉर्म या पॉइंट स्लोप फॉर्म या और दूसरे फॉर्म से उतना सिंपल ये नहीं है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें। सर तो क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में इक्वेशन का पैरामेट्रिक फॉर्म पूछ सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन तो अपन से सिंपली जो अपना क्वेश्चन था ना वही पूछेगा कि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो पॉइंट 2,3 से 2√2 यूनिट डिस्टेंस पे है और x + y = 5 लाइन पे लाई कर रहा है। उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये डिपेंड करेगा। अगर हमने मेथड 1 जो हमने डिस्कस किया था उसको लिया तो लेट्स सपोज कि उसको सॉल्व करने में हमको 2 मिनट्स लगेंगे, बट अगर हमने पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कर लिया, मतलब प्रैक्टिस करने के बाद पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज कर लिया, तो हम सेम क्वेश्चन को विद इन 30 सेकंड सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरामेट्रिक फॉर्म। क्वेश्चन तो ये नहीं बोलेगा कि तुम इस मेथड से सॉल्व करो बिकॉज ऑब्जेक्टिव पेपर है। वेदांत ने पूछा हाउ डिड यू गेट द वैल्यू ऑफ थीटा। वेदांत हमने कहा कि जो लाइन था वो x + y = 5 था, तो लाइन का जो स्लोप है वो -1 आ गया, एंड स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू -1 आ गई। इफ tan थीटा इज इक्वल टू -1 देन थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब ये देखो कि जो पैरामेट्रिक फॉर्म में सबसे पहली चीज कि पैरामेट्रिक फॉर्म में हम जिसे x1 y1 बोलते हैं वो क्या चीज है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में x1 y1 वो फिक्स्ड पॉइंट है जो गिवन लाइन पे लाई कर रहा है। सेकंड, थीटा क्या है, थीटा गिवन लाइन का इंक्लिनेशन है। अगर हमें गिवन लाइन की इक्वेशन या स्लोप पता है तो हम वहां से स्लोप को tan थीटा के इक्वल करके थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आर क्या है, आर एक पैरामीटर है और इसका यूज, पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज हमें तभी करना चाहिए जब एक लाइन गिवन है, उस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट गिवन है और इस फिक्स पॉइंट से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे किसी दूसरे पॉइंट का यूज क्वेश्चन ने करवाया है। जरूरी नहीं है कि पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने को बोले, ये भी कुछ हो सकता है कि पी को कुछ फर्दर वो यूज कर रहा हो। तो हमने कहा एक लाइन गिवन है, इस लाइन पे एक फिक्स पॉइंट गिवन है और इस फिक्स पॉइंट से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई दूसरा जो पॉइंट है उस पॉइंट का यूज क्वेश्चन ने कुछ करवाया है। कैसे, अब हम इसके लिए एप्लीकेशंस एग्जांपल के थ्रू चेक देखते हैं।
a line through a 2 comma -3. ऐसा करो, चलो ये लिख लिया तो कोई नहीं, थोड़ा सा लेंथी है ये वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। इफ p डिवाइड्स if a divides pq in 3:2 ratio, थ्री इंटू टू रेशियो, एक और वर्ड इंक्लूड करना है, एक्सटर्नली। थ्री इंटू टू रेशियो एक्सटर्नली। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखो। कि हमें एक बार मैं डायग्राम समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक लाइन है जो a पॉइंट 2 कॉमा -3 से पास कर रही है। दो लाइंस और गिवन थी, कहीं भी गिवन होंगी। लाइंस हैं x - 2y + 7, x + 3y = ये लाइन इन दोनों को P और Q पे कट कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है कि A डिवाइड्स PQ in 3:2 रेशियो। तो PQ का रेशियो 3:2 है, तो एक्चुअल में ये वाली लाइन x - 2y + 7 होगी, ये वाली लाइन x + 3y = 3 होगी, और ये वाला पॉइंट Q होगा और ये वाला पॉइंट P होगा। ऐसा मैंने क्यों किया? बिकॉज क्वेश्चन ने PQ का रेशियो 3:2 का दे रखा है। इसका मतलब कि पॉइंट A की P से डिस्टेंस ज्यादा है और Q से डिस्टेंस कम है। AP अपॉन AQ डिस्टेंस इसका रेशियो 3/2 का, तो इसलिए मैंने P को इधर रखा है और Q को पॉइंट A के पास में रखा है। ठीक है, अब अगर अपन इस डिस्टेंस को R1 ले लें और इस डिस्टेंस को R2 ले लें, तो पॉइंट Q का पैरामेट्रिक फॉर्म डायरेक्टली 2 + R1 cos थीटा, अगर हम लाइन का इंक्लिनेशन थीटा मान लें, जो क्वेश्चन अपन को नहीं बताया है, हमें फाइंड करना है, -3 + R1 sin थीटा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 2 + R2 cos थीटा -3 + R2 sin थीटा, और यहां से हमने AP डिस्टेंस को R2 बोल रखा है, AQ डिस्टेंस को R1 बोल रखा है, तो AP अपॉन AQ = 3/2, तो R1 और R2 में ये रेशियो आ गया। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉइंट Q लाइज ऑन फर्स्ट लाइन विच इज x + 3y = 3,
तो इस पे लाई कराया, x की जगह x कोऑर्डिनेट, y की जगह y कोऑर्डिनेट, तो ये बन जाएगा 3 into 3 9, 9 minus 2 7, 7 plus 3 10. So this becomes r1 cos theta plus 3 r1 sin theta equals to 10. जब पुट कराओगे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी. This point lies on x minus 2y plus 7 equals to 0. और यहाँ पे पुट करोगे तो ये बन जाएगा r1 cos theta minus 2 sorry r2 cos theta minus 2 r2 sin theta is equal to, ये हो गया 2 into 2 plus 6 8 और 8 plus 7 कितना होता है 15 minus 15 आ जाएगा. ठीक है, अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, तो डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर से r1 डिनोमिनेटर से r2 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में cos थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल्स टू 10 अपॉन माइनस 15. आगे वाला पार्ट कैलकुलेशन का मैं बता दूंगा, बट पैरामेट्रिक फॉर्म का जो यूज था वो हमने कर लिया. एक बार देखो वापस से कि एक तो लाइन गिवन है, ये लाइन गिवन दोनों फिक्स लाइन को P और Q पे कट कर रही है और इस तरह से कट कर रही है कि पॉइंट A PQ सेगमेंट को 3:2 रेशो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. तो हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें पॉइंट A PQ सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये समझ आ रहा है 3:2 रेशो में, क्योंकि P और Q दोनों इधर की साइड आ गए, पॉइंट A उधर चला गया, तो डिवीजन एक्सटर्नल है. अगर हमने AQ डिस्टेंस को R1 और AP डिस्टेंस को R2 बोला तो हमने कहा कि एक लाइन पे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट चाहिए, तो इसका मतलब हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर लेंगे. और इन दिस केस जो गिवन फिक्स पॉइंट है जिससे डिस्टेंस मेजर किया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो x1 y1 हो जाएंगे, r वो जो डिस्टेंस है वो है ही, और थीटा लाइन का इंक्लिनेशन है. तो पॉइंट P और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम करना समझ आ गया क्या? ये पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज करने का मेन स्टेप है, स्टेप नंबर 1. ठीक है, अब हमने बोला कि डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉइंट Q इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कराया, पॉइंट P इस लाइन पे लाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कराया. तो ये वाला पार्ट है स्टेप नंबर 2. इन दोनों को डिवाइड किया तो ये कंडीशन आ गई, एंड वी नो दैट r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 2/3. तो यहाँ पे 2/3 रिप्लेस किया, तो दिस बिकम्स cos थीटा प्लस 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 2 sin थीटा इज इक्वल टू, ये भी कैंसिल हुआ तो ये बन गया 2/3 और ये r1 अपॉन r2 इज 2/3, तो -1 आ जाएगा. इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो डबल ऑफ cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, नहीं डबल ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल्स टू 0. तो tan थीटा की वैल्यू -2 आ रही है. ये स्टेप नंबर 3 है, कैलकुलेशन वाला पार्ट. और फिर हमारा स्टेप नंबर 4 फाइनल आंसर. मैंने कहा था थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, बट लेंथी पे मत जाओ. ये देखो कि हमें स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन समझ आएगा. तो अभी मैंने स्टेप नंबर 1 की जो बात की, सभी को क्लियर है स्टेप नंबर 1 कैसे लिखा? 2 -3 r1 r2 और थीटा, ये सारे नंबर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, ये नंबर्स कहाँ से आए. और उससे भी पहले कि हमने इस क्वेश्चन में लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज क्यों किया, ये समझ कैसे आया कि लाइन का पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करना है. तो हमने कहा कि कब यूज करना है, जब भी एक गिवन लाइन पे कुछ डिस्टेंस के बाद किसी दूसरे पॉइंट की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो हम पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करेंगे. तो यहाँ पे गिवन लाइन पे ए वाला पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है से कुछ डिस्टेंस के बाद पॉइंट Q और पॉइंट P की बात कर रहा है क्वेश्चन, तो हमने P और Q दोनों को ही पैरामेट्रिक फॉर्म में लिया. तो स्टेप 1, कोई डाउट किसी को?
नहीं। फिर हमने कहा कि क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग Q वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है और ये वाली लाइन ये है, तो Q वाले पॉइंट को x प्लस 3y इक्वल टू 3 पे लाई करा दिया, P वाले पॉइंट को x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 पे लाई करा दिया। तो इस तरह से दो कंडीशंस आ जाएंगी। हमें जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन था उससे R1 अपॉन R2 ये नंबर पता है, तो R1 अपॉन R2 को यूज करने के लिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया, जिससे कि R1 अपॉन R2 का यूज कर लें। डिवाइड किया तो साइन थीटा कॉस थीटा में ये इक्वेशन बनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर करके सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया, तो सॉल्व करने के बाद tan थीटा की वैल्यू -2 आ रही है। tan थीटा अगर -2 है, इसका मतलब कि स्लोप ऑफ लाइन, जो ये वाली लाइन है येलो कलर में, इस लाइन का स्लोप -2 है एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, -3। तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके अब फाइनली लाइन की इक्वेशन का आंसर लिख दिया, और क्वेश्चन अपन से इस लाइन का ही आंसर पूछा था। तो ये स्टेप 4 है। तो एक बार सारा नोट भी कर लो और देखो कि ऑल 4 स्टेप्स आर क्लियर और नॉट। बट अगेन ये देखो, मेरा एग्जांपल जो है वो थोड़ा सा मैंने गलत टाइम पे ले लिया ये, बिकॉज पैरामेट्रिक फॉर्म जस्ट अभी मैंने तुम्हें पढ़ाई था और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिया, बट स्टिल आई बिलीव कि तुम्हें स्टेप 1 जो है वो समझ आ गया ना। ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब स्टेप 1 क्लियर है, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज तो स्टेप 1 में ही है। स्टेप 2 में क्या किया अपन ने कि पॉइंट Q डायग्राम के अकॉर्डिंग x प्लस 3y इक्वल्स टू 3 पे लाई कर रहा है, तो x की जगह पे x कोऑर्डिनेट 2 प्लस r1 cos थीटा, y के प्लेस पे y कोऑर्डिनेट -3 प्लस r1 sin थीटा पुट किया, और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये बन जाता है। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो मैंने बोर्ड पे कैलकुलेशन शो नहीं की है, और इस तरह से आ रहा है। इन स्टेप 4 इट शुड बी y -3। नहीं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट ऑलरेडी -3 है, तो y माइनस y1, तो y +3 बन जाएगा। ठीक है बेटा। तो स्टेप नंबर 2 में हमने करस्पॉन्डिंग लाइंस में पुट करा के सिंप्लीफाई किया। कैलकुलेशन तुम एक बार वापस अलग से करके देख लेना, ये बन जाएगा। और फिर स्टेप 4 में हमने इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। कैलकुलेशन है अगेन, डिवाइड किया तो यहाँ से R1 कॉमन आया था, यहाँ से R2 कॉमन आया था, तो R1 अपॉन R2 बन गया, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/3 है, वो यूज कर लिया। यहाँ भी 2/3 बन रहा है, तो वो कैंसिल होके राइट साइड में ओनली -1 रह जाता है, जिसको सिंप्लीफाई किया तो tan थीटा की वैल्यू 2 आ गई। यानी कि लाइन की इक्वेशन जो है 2x प्लस y इक्वल्स टू 1 आ गई। ठीक है, तो एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो। ये वाला क्वेश्चन था अपने पास, और इस क्वेश्चन ने लाइन PQ की ही इक्वेशन पूछी थी। तो लाइन PQ की इक्वेशन का मतलब यही वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। इस लाइन की इक्वेशन के लिए अपन को पॉइंट तो ऑलरेडी पता है, अगर थीटा या स्लोप मिल जाए तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। हमने सारी कैलकुलेशन करके tan थीटा फाइंड कर लिया, और tan थीटा खुद ही स्लोप होता है, तो स्लोप फाइंड कर लिया। स्लोप फाइंड करके पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन का आंसर लिख दिया। ठीक है, तो अपन आज की क्लास में यहाँ तक ही रखते हैं। अब अपन ने लाइन की जो ऑल फॉर्म्स हैं वो कवर कर ली। मैं अभी इन फॉर्म्स पे क्वेश्चंस और कराऊंगा। अभी मतलब अभी तो अपन ने क्या है कि बेसिक से क्वेश्चन पे करे हैं। इन नेक्स्ट क्लास में पॉइंट्स इन फॉर्म्स पे हम क्वेश्चंस और करेंगे, बट उससे पहले जो अपनी कल डाउट क्लास है उसमें हम जो भी तुम्हारे पहले सीक्वेंस सीरीज के डाउट्स पेंडिंग है वो डिस्कस करेंगे, और फिर टाइम बचता है तो फिर उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन के डाउट्स अगर कुछ हैं तो ले लेंगे। होमवर्क मैं आज अगेन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि पहले जिन लोगों ने भी सीक्वेंस एंड सीरीज का होमवर्क कंप्लीट नहीं कर रखा है वो कंप्लीट करना। ठीक है, तो चलो ये मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को तो एक बार बता दो। कोई भी अगर किसी को डाउट है तो वो बता दो, भी अपने पास थोड़ा सा टाइम तो है। नहीं, चलो ठीक।